सर, पिछले 10 साल से आप रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हुए हैं। कैसे शुरुआत हुई और अब तक कौन कौन से प्रोजेक्ट आपने पूरे किए? स्टार्टिंग में मैंने देखा होशंगाबाद में जो कॉलोनीज बन रही थी, तो मतलब उसमें जो मेट्रोज की जो फैसिलिटीज़ रहती हैं वो दिखती नहीं थी किसी भी कॉलोनी में मुझे। तो फिर तब से मुझे ये आइडिया स्ट्राइक हुआ कि मुझे एक सर्व सुविधा युक्त थोड़ा प्रीमियम रेंज में कोई प्रोजेक्ट लाना चाहिए यहाँ पर। तो फिर अग्रवाल एक्सोटिका की नींव रखी गई उसी तरीके से, और बाय द गॉड्स ग्रेस वो मोस्ट सक्सेसफुल मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट ऑफ नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट बना वो। और उससे इंस्पायर्ड होकर फिर हम लोग प्रीमियम हाउसिंग में आगे बढ़े हैं। प्रीमियम प्रोजेक्ट का आपने जिक्र करा और सर्व सुविधा युक्त की आपने जिक्र करा। क्या क्या बेहतर रहता है दूसरों की बात की जाए? आपने कहा कि मेट्रो की तरह, तो नर्मदापुरम ने आपने क्या ऐसे अलग किया जो दूसरों से अलग था आपका रियल एस्टेट कारोबारियों? देखिए, क्या गुणवत्तापूर्ण निर्माण के अलावा फुली लैंडस्केप्ड ब्यूटीफुली लैंडस्केप गार्डन्स, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, इंडोर एसी जिम्नेशियम, ये सब अभी यहाँ पर कोई दे नहीं रहा था, कोई बिल्डर। तो ये सब सुविधाएं हमने इनकॉर्पोरेट करी अपने प्रोजेक्ट्स में। और लैंडस्केपिंग भी उस लेवल, यहाँ पर क्या मतलब एक नाम के लिए प्रोजेक्ट्स चल रहे थे बस उस वक्त में, तो प्रॉपर टाउनशिप के फॉर्मेट में हम लोग स्टार्ट करा, यानी आम जनता के सपने को धंधा बना दिया गया। सर, एक चीज आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, प्रीमियम प्रोजेक्ट जी। क्या ऐसा तो नहीं है कि मध्यम वर्गीय इससे दूर हो जाए आपके प्रोजेक्ट से? या सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए आपके प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं कि लोअर मिडिल क्लास भी और अपर क्लास भी? नहीं, कुछ प्रोजेक्ट्स हमने ऐसे रखे हैं जो मध्यम वर्गीय लोग भी जिसको अफोर्ड कर सकें, और उनको भी कोशिश करिए कि अच्छी से अच्छी सुविधाएं और अच्छी गुणवत्तापूर्ण डेवलपमेंट उनको दे सकें। यानी आपने सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास किया आपके इस प्रोजेक्टों के? सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास किया। आपने एक जिक्र कर रहे थे कि मेट्रो सिटी की तरह हमने, चाहे हम स्विमिंग पूल की बात करें, गार्डन्स की बात करें, प्लेइंग गेम की बात करें, नर्मदापुरम जिले ने उसको एक्सेप्ट करा? बिल्कुल एक्सेप्ट किया। और खुशी की बात यह है कि अग्रवाल, मैं पूछ रहा हूँ वो सवाल कि छोटे शहरों में इंसान सोचता है कि 25-50 लाख का घर बन जाए बहुत होगा। एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर एक छोटे शहर में इन्वेस्ट करना, कई सवाल आते हैं दिमाग में, वो भी ऐसे शहर जो भोपाल से मात्र 50-60 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। लेकिन खुशी की बात यह है कि अग्रवाल एक्सोटिका जो हमारा प्रोजेक्ट था वो वन ऑफ द फास्टेस्ट सेलिंग प्रोजेक्ट था होशंगाबाद के लिए। मतलब उस गति से जो मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए जो अभी तक काम कर रहे थे सभी बिल्डर्स, उस स्पीड में सेल किसी अन्य प्रोजेक्ट में कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं करा जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस करा प्रीमियम प्रोजेक्ट में। ऐसा मतलब आप लोगों को काफी लोगों को पसंद आया वो चीज? बहुत पसंद आया लोगों को। इसके अलावा क्या नर्मदापुरम तक क्या आप लोग सीमित हैं या फिर दूसरे शहरों में भी आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं? बड़े शहरों की बात की जाए या फिर नर्मदापुरम के आसपास तक के आप लोगों का पूरा कारोबार? नहीं, हम लोग एक्सपेंशन मोड में ही हैं अभी। कुछ शहरों में ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जैसे सिवनी मालवा में अग्रवाल अनंता करके एक प्रोजेक्ट लाए हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट, मतलब सिवनी मालवा का बेस्ट प्रोजेक्ट अभी वही है। ऐसे हम शाहगंज में, बरेली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, भोपाल, सागर, मतलब मल्टीपल सिटीज़ में हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स लाने वाले हैं और अभी वर्तमान में चल भी रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स पार्टनरशिप में भी चल रहे हैं। इटारसी में सिटी सेंटर करके कमर्शियल प्रोजेक्ट है। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं पार्टनरशिप में भी। प्रोजेक्ट तो कई चल रहे हैं। सरकार का जो नीति है वो ठीक है बिल्डरों को लेकर, कि आपको ये लगता है कि सरकार को ये नीति में बदलाव करना चाहिए या फिर ये चीज ठीक करना चाहिए तो और बेहतर हो सकेगा, रियल एस्टेट में और बूम आ सकेगा? आप क्या सोचते हैं? नीतियों को लेकर ऐसा है कि कुछ विसंगतियां हैं, ऐसा महसूस होता है। जो प्रैक्टिकली प्लान बना दिए गए हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे उतना प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, या कहना चाहिए कि जो एक्ट बने उसका इंटरप्रिटेशन ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है। जैसे फर्ज करें कि जो मास्टर प्लान है अपने होशंगाबाद का, तो मास्टर प्लान में कुछ एरिया रेसिडेंशियल एरिया में डिक्लेयर हुआ 2031 तक के प्लान में। अब उसमें विसंगति ये है कि
पूर्व में जब उस पर कृषि चल रही थी तो उसमें से कुछ सिंचाई नाली, निकास नालियां जो खेत में खेती करने के लिए ड्रेन करना पानी, सिंचाई, इस सब के लिए नहर जिसको हाँ, नहर तो एक बड़ा रूप हो गया उसका। सिंचाई नाली खेत में नहर से जो डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती हैं जो खेत के हर पोर्शन तक पानी पहुंचाने के लिए, तो वो हाँ नालियाँ जिनको बोलते हैं, तो वो नक्शे पर अंकित हैं। अब क्या होता है कि एक टीएनसीपी में एक नॉर्म है नदी और नहर, इनसे 9 मीटर का एमओएस छोड़ने का नियम है, ऑफसेट छोड़ा जाता है। दोनों तरफ प्लॉट्स की परमिशन नहीं होती, किसी नदी के, नहर के या नाले के। तो मतलब 30 फीट सेंटर से 30 फीट लेफ्ट, 30 फीट राइट प्लॉट्स की परमिशन नहीं मिलती। ये एक्ट है। अब उसका इंटरप्रिटेशन नालियों पे भी लागू किया जा रहा है, जबकि वो नाली वर्तमान में सिर्फ 2 फीट की है। उससे उनको जो नियम है वो नाले, नदी और नहर का लगाया जा रहा है, उसमें भी नाली से भी 30 फीट लेफ्ट, 30 फीट राइट, जबकि बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में बनी हुई है वो नालियाँ। उसके शेप ठीक नहीं है, ऐसा नहीं कि वो सेंटर से निकल रही हैं, बिल्कुल सीधी जा रही हैं। कुछ घुमावदार नालियाँ हैं, कुछ काटते हुए चली जा रही खेतों को, और उसी के जैसी हैं उसी स्थिति में उनसे दोनों तरफ छुड़वाया जा रहा है। तो ये विसंगति है जो डेवलपमेंट में बाधक है। अच्छे प्रोजेक्ट्स बन नहीं पा रहे, प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो रही, ऐसी ज़मीनें बिल्डर खरीद नहीं पा रहे हैं जिनमें ये सब प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि डेवलपमेंट में उनको सेलेबल एरिया बहुत कम मिल रहा है, नुकसान हो रहा है। इस इलाके में ज्यादातर कृषि की भूमि ही है। ज़्यादातर कृषि भूमि है, जहाँ से नहर, जहाँ भी चकबंदी हुई है उन इलाकों में ये बड़ी समस्या है। और कैसे पार पाते हैं इन सब चीजों से फिर आप? नहीं, वो सभी बिल्डर्स को उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। मतलब उतना सेलेबल एरिया कम हो रहा है, उतनी जगह छुड़वा रहा है टीएनसीपी डिपार्टमेंट, जबकि आप लोग देते होंगे। जबकि ऐसा लगता है कि अगर उसको प्रैक्टिकली समझा जाए तो बहुत छोटी सी चीज़ है। उसको 2 फीट नाली के लिए आप लोग 30 फीट की जगह छोड़ दें सीधे 30 नहीं सर, 30 लेफ्ट से 30 राइट से, मतलब टोटल 60 फीट जगह। 2 फीट नाली 62 फीट करें। हाँ, जैसा है और जिस शेप में जहाँ से निकली है वहीं से लेफ्ट और राइट, ऐसा भी नहीं कि उसको स्ट्रेट कर ले, लेफ्ट एक तरफ कर दे प्रोजेक्ट्स, ऐसा भी नहीं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो पूरे एरिया में इरिगेशन पूरी तरह बंद हो चुका है, खेती नहीं हो रही हैं, आसपास कॉलोनियाँ बन चुकी हैं। जिस क्षेत्र में उन नालियों की उपयोगिता खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से, वहाँ भी इस तरीके से एक्ट को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके वो किया जा रहा है, उससे सभी बिल्डर्स काफ़ी परेशान हैं। दूसरा, कुछ प्रॉब्लम्स जो नगर पालिका क्षेत्र में कुछ एरिया जो आ चुके हैं, जो पहले ग्रामीण क्षेत्र हुआ करते थे, उनसे टैक्स तो वसूला जा रहा है, लेकिन उनको मूलभूत सुविधाएं जैसे स्ट्रीट लाइट, अभी कई रोड्स ऐसी है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं उन रोड पे, मल्टीपल कॉलोनीज हैं, हज़ारों लोग रह रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट लाइट जैसी बेसिक सुविधाएं भी उनको उपलब्ध नहीं कराई जा रही। तो मेरा ये कहना है कि इतनी उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, जानवर वगैरह बैठे रहते रोड पर, उस तो कई व्हीकल्स उसके कारण बहुत लोग एक्सीडेंट के शिकार बने, कुछ शायद कैजुअलिटीज़ भी हुई, किसी की डेथ भी हो चुकी है उस चक्कर में। तो लाइट्स होना अति महत्वपूर्ण है। मतलब जितना नगर पालिका का सीमा क्षेत्र है कम से कम इल्यूमिनेटेड रहे, रास्तों पे अंधेरा ना रहे। क्या आपको ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को आप लोगों से रियल एस्टेट के कारोबार से जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत करना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए कि किस तरीके से आप लोगों को क्या आवश्यकताएं हैं, ऐसा बातचीत होना चाहिए, संवाद होना चाहिए? बिल्कुल संवाद होना चाहिए, जिससे कि जो प्लान बनते वक्त अगर संवाद होंगे तो वो सारी कमियों को सुधार कर एक प्रॉपर प्लान बनाया जा सकेगा, जिससे डेवलपमेंट भी एक सही राह पकड़ सकेगा। बड़े शहरों की तुलना में छोटे शहरों में बात की जाए तो कितनी चुनौती आप मानते हैं रियल एस्टेट के कारोबार में? देखिए, क्या पॉपुलेशन कम होने की वजह से एंड यूजर्स गैदर करने का एक चैलेंज रहता है, क्योंकि क्या होता है प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में बजट का भी कंस्ट्रेंट रहता है। छोटे शहरों में ज़्यादा पैसे वाले लोग या उन लोगों को ढूंढना, गैदर करना, लेकिन जब हम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं तो फिर हमें कस्टमर्स ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती। हम अगर ब्रांड वैल्यू साथ अच्छी चीज़ कैटर कर रहे हैं, लोगों को सही सुविधाओं के साथ एक गुणवत्तापूर्ण प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो लोग अपने आप ही इंटरेस्ट लेते हैं उसमें
और आकर खरीदना प्रेफर करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में चीज़ें। आपके प्रोजेक्ट की बात की जाए तो कहाँ से शुरू, कितने तक की शुरुआत होती है? क्या फ्लैट्स आप लोगों का रहते हैं या फिर डुप्लेक्स भी रहते हैं? किस तरीके की आपकी कॉलोनी डिजाइन रहती है? देखिए, हम लोगों का ये रहता है कि सेगमेंट प्रीमियम ही रहे, भले कैटेगरी चेंज हो जाए। हम लोग जो जिनका बजट कम है ऐसे लोगों की हम लोग ने फ्लैट्स बनाए हैं। ट्राइजोन टावर्स करके हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसमें हमने प्रीमियम फ्लैट्स बनाए हैं। तो वो 20 से कल्चर आ चुका है नर्मदापुरम में, फ्लैट कल्चर आ चुका था एक्सेप्ट करा लोगों ने, adopt कर एक्सेप्ट करा। जिनका देखिए क्या बजट कंस्ट्रेंट जिनके साथ रहता है वो फिर फ्लैट्स में जाना उनकी एक तरह से मजबूरी भी हो जाता है, क्योंकि उनके पास 40-50 लाख 60 लाख तक का बजट नहीं होते। 20 लाख 25 लाख 22 लाख तक का बजट जिनके पास है तो वो फ्लैट्स प्रेफर करते हैं। कम से कम ओनरशिप हो जाए, नहीं तो वो रेंट पर रह रहे हैं तो उतने उनका ईएमआई जो जाती है उतना ही उनका रेंट लग जाता है। तो वो ये करते हैं कि फ्लैट खरीद कर रेंट ना देने की जगह ईएमआई पे करने लगते हैं बैंक में। आपने ईएमआई का जिक्र करा, जो भी घर बुक करता है वो सबसे पहले यही सोचता है कि जल्द से जल्द उसको पोजीशन मिल जाए। आपके प्रोजेक्ट में जो बुक करता है उसकी पोजीशन कब तक मिल जाता है? क्योंकि ईएमआई का आपने जिक्र करा, इंसान सोचता है कि जल्दी से मिल जाए तो मैं जो किराया दे रहा हूँ वो ना देना पड़े, ईएमआई में भर दूं। जी जी, ये एक्चुअली क्या है, प्रोजेक्ट के साइज और प्रोजेक्ट के टाइप पे डिपेंड करता है। अगर मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट है इट टेक्स लिटिल बिट मोर टाइम, और अगर प्लॉटिंग प्रोजेक्ट है तो वो विद इन अ ईयर हम लोग हैंड ओवर कर देते प्लॉट्स। और ड्यूप्लेक्स वगैरह है तो विद इन 2 ईयर्स हम लोग बेसिकली शुरू का 1-1.5 साल डेवलपमेंट में लग जाता है प्रोजेक्ट के, जो सुविधाएं अपन बनाते हैं। और बाकी फिर कंस्ट्रक्शन जो टाइम लेता है यू कैन ऐड 1 more ईयर फॉर दैट, तो फिर उतना 2-2.5 साल में कम से कम ड्यूप्लेक्सेस हैंड ओवर करने की स्थिति हो जाती है। एक आखिरी सवाल रहेगा, आपने चुनौतियों का जिक्र करा, नीतियों का जिक्र करा कि इसमें बदलाव होना चाहिए। आपके दिमाग में क्या है कि ये प्लानिंग रहे, ये नीति बने तो रियल एस्टेट के कारोबार में बूम आ सकता है? खासकर नर्मदापुरम, छोटे शहरों की बात की जाए, किस तरीके से नीति बने? उसमें ऐसा है कि कुछ मास्टर प्लान में जो प्लानिंग एरिया है जिसको रेसिडेंशियल और कमर्शियल मद में रखा गया है उसका थोड़ा विस्तार होना चाहिए, जिससे कि अभी स्थिति ये है शहर में काफ़ी बिल्डर्स लैंड प्रोक्योर करना चाहते हैं लेकिन उनके पास ऑप्शंस नहीं है। उनको बहुत जगह ये प्रॉब्लम आ जाती है कि मास्टर प्लान में वो एरिया ग्रीन एरिया में दर्ज है या फिर एग्रीकल्चर बेल्ट है, वो रेसिडेंशियल बेल्ट नहीं होने से कोई लैंड अगर किसी बिल्डर को प्रोजेक्ट करने के लिए जमती भी है तो वो उसे इसी वजह से नहीं खरीद पाता क्योंकि वो प्लानिंग एरिया से बाहर है। तो ये एक हर्डल है, अभी ज़मीनें उपलब्ध नहीं है तो ज़रूरत पड़ती है कि कुछ प्लानिंग एरिया का विस्तार किया जाए, कुछ रेसिडेंशियल एरिया और नया बेल्ट तैयार किया जाए जिससे नए प्रोजेक्ट्स जल्दी आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी, अग्रवाल ग्रुप के डायरेक्टर थे आप। आपने बताया कि किस तरीके से छोटे शहर में भी रियल एस्टेट को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है और समाज के अंदर एक अपने आप का नाम भी प्रसिद्धि हासिल की जा सकती है।